हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर में पार्ट 7 ऑफ योर चैप्टर 2, दैट इज टाइप्स ऑफ ड्यूटी। एंड पार्ट 7 है काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, राइट, कवर्ड अंडर सेक्शन 9 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। शुरू करें, चलो। देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। सर, व्हाट इज काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल? देखो, ये वो ड्यूटी है जो इंपोज की जाती है टू काउंटर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स टू देयर एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स। पता चला? नहीं? सुनो, वापस सुनो। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, समझो। काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल वो ड्यूटी है जो इंपोज की जा रही है टू काउंटर। सर, क्या काउंटर करना है? नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सब्सिडीज जो प्रोवाइड कर रही है फॉरेन गवर्नमेंट उनके मैन्युफैक्चरर्स या एक्सपोर्टर्स को। एग्जाम्पल से समझते हैं। से एक इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर है, वो एक एप्लीकेशन फाइल करता है। किसके साथ सर? जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसके साथ, एंड क्लेम करता है कि जो स्टील इंपोर्ट्स हो रहे हैं चाइना से वो लो प्राइसेस पे हो रहे हैं। क्यों लो प्राइसेस पे हो रहे हैं? बिकॉज जो गवर्नमेंट ऑफ चाइना है वो सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है उन मैन्युफैक्चरर्स को, उन एक्सपोर्टर्स को जो इंडिया में स्टील एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब एक सवाल समझ लो, हो सकता है आपका कि सर ये सब्सिडी क्या होती है? तो सब्सिडी सिंपल है। सब्सिडी क्या है सर? फाइनेंशियल बेनिफिट है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बिजनेसेस को वेरियस फॉर्म्स में। वो क्या क्या होता है वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। पॉइंट क्या है, अभी क्या हो रहा है? अभी हो रहा है कि सर गवर्नमेंट ऑफ चाइना सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। अब बिकॉज ऑफ सब्सिडीज जो स्टील इंपोर्ट हो रहा है चाइना से इंडिया में वो लो प्राइसेस पे हो रहा है, और इस वजह से जो इंडियन स्टील इंडस्ट्री है वो लॉस फेस कर रही है। ठीक है, ये सिनेरियो मैंने बताया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है आगे वो समझो। जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो केस को इन्वेस्टिगेट करती है, एंड पता चलता है कि सर जो प्राइस ऑफ स्टील है विदाउट सब्सिडीज, अगर विदाउट सब्सिडीज देखे तो प्राइस ऑफ स्टील बनती है से फॉर एग्जांपल 60,000 रुपीज पर मेट्रिक टन। ठीक है, और जो वहां की गवर्नमेंट है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ चाइना, वो सब्सिडी दे रही है 10,000 रुपीज पर मेट्रिक टन की। ठीक है, सुनते रहना, मुझे लिखना है तो नोट भी करते रहना, आप लोगों को नोटिंग करनी चाहिए। सर 60,000 रुपीज पर मेट्रिक टन था विदाउट सब्सिडीज, और चाइना की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है कितनी सर? 10,000 रुपीज पर मेट्रिक टन। तो अब सर जो सब्सिडी है उसकी वजह से जो स्टील इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में वो कितने में होगा? 60,000 माइनस 10,000 कितने में हो रहा है सर? 50,000 पर मेट्रिक टन में हो रहा है। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? अब जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती है 58,000 रुपीज पर मेट्रिक टन। क्लियर है? तो बिकॉज ऑफ सब्सिडी जो वहां दी जा रही है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कंपीट नहीं कर पा रहे किसके साथ सर? वो सब्सिडाइज स्टील के साथ जो आ रहा है कहां से? चाइना से। क्यों? बिकॉज सिंपल है सर लॉजिक, जो इंडियन स्टील है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है किसके कंपैरिजन में सर? वो सब्सिडाइज स्टील के कंपैरिजन में। सो ये जो भी फाइंडिंग्स हुई उसके बेसिस पे जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसने क्या किया सर? गवर्नमेंट को रेकमेंड किया, एंड गवर्नमेंट ने इंपोज कर दी काउंटरवेलिंग ड्यूटी। कितने की सर? 10,000 रुपीज पर मेट्रिक टन की। एवरीवन विथ मी? तो अब क्या हो रहा है सर ड्यूटी इंपोज करने के बाद? समझो, बिफोर काउंटरवेलिंग ड्यूटी प्राइस ऑफ स्टील कितनी थी? प्राइस ऑफ इंपोर्टेड स्टील कितना था जो चाइना से आ रहा था सर? वो था 50,000 रुपीज पर मेट्रिक टन। सीवीडी लगाने के बाद, दैट इज आफ्टर सीवीडी, न्यू इफेक्टिव प्राइस कितनी हो गई सर? वो हो गई 60,000 पर मेट्रिक टन। क्यों सर? क्योंकि 10,000 की क्या लगा दी थी? मुझे बताओ, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा दी थी। तो ऐसे सर क्या होता है? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। समझ में आ रहा है? सो काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं? सिंपल सा लॉजिक है सर, ये लगा रहे हैं टू काउंटर काउंटर काउंटर। समझना क्या काउंटर सर? नेगेटिव इफेक्ट्स किसके? सब्सिडीज के, जो फॉरेन गवर्नमेंट्स प्रोवाइड कर रही है उनके एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को। ठीक है, समझ आया? यहां तक बढ़ू आगे? ठीक है। अब देखो, एक बात का ध्यान रखना, जो अमाउंट ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी है, बेसिकली जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी है, इट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ सब्सिडी पेड। सुन लो, जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी है इट कैन नॉट एक्सीड द सब्सिडी अमाउंट।
ठीक है, ऐसा क्यों बोला गया है सर? ऐसा इसलिए बोला गया है बिकॉज काउंटर विलिंग ड्यूटी का ऑब्जेक्टिव है सब्सिडी को काउंटर करना, इसलिए ये चीज कही गई है। ठीक है, तो ये मैंने एक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया किसका सर? काउंटर विलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल का। अब अपन बुक से पढ़ना शुरू करेंगे एंड अपन देखेंगे कि आप देख सकते टोटल 12 पॉइंट्स दिए गए। ठीक है, हमेशा की तरह एक एक करके हर टॉपिक बहुत अच्छे से अपन क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। तो सब मेरे साथ आ जाओ स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड पे, एंड बहुत अच्छे से हर पोर्शन को अपन कवर कर लेंगे। एवरीवन ऑन कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड। शुरू करें, चलो सर। काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल कब लगाई जाती है? देखो, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है जब 4 कंडीशंस फुलफिल होती है। एवरीवन विथ मी, कितनी कंडीशंस सर? 4 कंडीशंस फुलफिल होती है। पढ़ता हूं मैं पहली कंडीशन। देखो क्या है पहली कंडीशन? एनी कंट्री और टेरिटरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेज और बेस्टोज सब्सिडी अपॉन द मैन्युफैक्चर or production or export of any article. Such subsidy includes subsidy on transportation of such article. सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? सबसे पहला पॉइंट सिंपल है सर, फॉरेन कंट्री का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सब्सिडी देना होना चाहिए। किसे सर? जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है या एक्सपोर्टेशन कर रहा है आर्टिकल का, उसे। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल से समझ लो, चाइना क्या कर रहा है? चाइना अपने स्टील के एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए फ्रेट चार्जेस का 50% क्या कर रहा है? वापस रिएम्बर्स कर रहा है। तो ये क्या हो गया सर? ये सब्सिडी हो गई एक तरीके से। कौन सी सर? ये हो गई ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी। तो मैंने जानबूझ के एग्जांपल दिया था कि आपका ये पॉइंट कवर हो जाए। ठीक है, सो दैट्स योर पॉइंट नंबर 1। सो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है सर? फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है सब्सिडी देना होना चाहिए आर्टिकल पे। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है? सच आर्टिकल्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऊपर वाले पॉइंट में सब्सिडाइज्ड आर्टिकल की बात की गई है, वो आर्टिकल इंडिया में इंपोर्ट हुए होने चाहिए। दैट्स योर पॉइंट नंबर बी। कंफर्टेबल? अब पॉइंट नंबर सी क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं। द इंपोर्ट मे और मे नॉट डायरेक्टली बी फ्रॉम द कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन। वो इंपोर्ट डायरेक्टली फॉर एग्जांपल चाइना से हो सकता है या किसी और कंट्री के थ्रू हो सकता है। कहने का मतलब हो सकता है डायरेक्टली चाइना सब्सिडाइज स्टील वहीं से अपने वहां से भेज रही है, या चाइना से सब्सिडाइज स्टील पहले एक्सपोर्ट किया जा रहा है वियतनाम, और फिर वियतनाम से वो स्टील इंडिया आ रहा है। दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में क्या हो सकता है सर? सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल लग सकता है। दैट्स योर पॉइंट नंबर सी। ठीक है, दैट्स योर पॉइंट नंबर सी। अब पॉइंट नंबर डी क्या बोलता है सर? द आर्टिकल मे बी इन द सेम कंडीशन एज व्हेन एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन, और मे बी इन चेंज कंडीशन बाय मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन और अदरवाइज। जो आर्टिकल है वो हो सकता है ओरिजिनल फॉर्म में आया हो या चेंज कंडीशन में आया हो। दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही केसेस में सीवीडी लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर सेम कंडीशन का क्या मतलब, चेंज कंडीशन का क्या मतलब? एग्जांपल ले लेते हैं। पहले सेम कंडीशन का एग्जांपल लेते हैं। से चाइना में स्टील रॉड्स बनाए गए जिन पे गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट सब्सिडी दी, फिर ये स्टील रॉड्स डायरेक्टली क्या हो गए? इंडिया एक्सपोर्ट किए गए, इंडिया आ गए। तो यहां पे कंडीशन क्या है सर? सेम है। स्टील रॉड्स चाइना में भी रॉड्स ही थी और इंडिया ही तब भी रॉड्स ही है। ठीक है, तो ये तो हो गया सर सेम कंडीशन। अब लेते हैं मैं दूसरा पॉइंट, दैट इज व्हाट चेंज कंडीशन। से चाइना ने रॉ एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट किया विद सब्सिडी। ये रॉ एल्यूमिनियम कहां गया? पहले गया वियतनाम। वियतनाम में एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम फॉइल बनाई गई। कैसे सर? मैन्युफैक्चरिंग से। और फिर वो एल्यूमिनियम फॉइल इंडिया क्या कर दी गई? भेज दी गई। अब इस केस में सर प्रोडक्ट की क्या हो रही है? कंडीशन चेंज हो रही है। रॉ एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम फॉइल बनाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि बेस मटेरियल, दैट इज बेस मटेरियल क्या है सर? आपका रॉ एल्यूमिनियम है जिस पे सब्सिडी दी गई थी, इसलिए उस पे भी सीवीडी लगा सकते हैं। ठीक है, सो ये है अपनी कंडीशंस। 4 कंडीशंस आई होप पता चल गई। और ये क्या है? ये कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। किसके लिए सर? टू इंपोज काउंटर विलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। एकदम क्लियर, 4 कंडीशन बहुत अच्छे से बता दी। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। व्हेन अ सब्सिडी इज डीम्ड टू एग्जिस्ट। सर सब्सिडी डीम्ड टू एग्जिस्ट कब मानी जाएगी, कब एग्जिस्ट करती है, ऐसा बोलेंगे। तो देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है? देयर इज फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन
बाय द गवर्नमेंट और एनी पब्लिक बॉडी इन एक्सपोर्टिंग और प्रोड्यूसिंग कंट्री और टेरिटरी। बहुत सिंपल है। आगे क्या लिखा है? सच कॉन्ट्रीब्यूशन में बी डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स लाइक ग्रांट्स, लोन्स एक्सेट्रा, वेवर ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू द गवर्नमेंट एक्सेट्रा। देखो, सब्सिडी डीम टू एग्जिस्ट मानी जाएगी अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट और कोई पब्लिक बॉडी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प दे रही है किसे सर? वहां के एक्सपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, एकदम सिंपल है। दैट्स योर पॉइंट नंबर 1। याद क्या रखना सर? फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है सर? फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, विच कैन बी इन एनी फॉर्म। ठीक है, लाइक लोन्स, ग्रांट्स या वेवर ऑफ रेवेन्यू। पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है? देखो, देयर इज एनी फॉर्म ऑफ इनकम और प्राइस सपोर्ट granted or maintained by the government which results in increased exports of such article or reduced import of any article into that country। यहां जो गवर्नमेंट है वो इनकम और प्राइस सपोर्ट दे रही है। कहने का मतलब सर, जो गवर्नमेंट है डायरेक्टली पैसा दे सकती है, इनकम सपोर्ट जैसे हो गया, या उनके प्रोडक्ट्स के लिए एक मिनिमम प्राइस गारंटी दे सकती है। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज कर सकती है। इससे होता क्या है? देखो, एक्सपोर्टर्स अपना प्रोडक्ट क्या करेगा? चीप प्राइस में बेच सकता है, और उसके लॉस को कौन कवर कर रही है? गवर्नमेंट। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है अपना पॉइंट नंबर बी का। एंड पॉइंट नंबर सी क्या बोल रहा है? अ गवर्नमेंट मेक्स पेमेंट्स टू अ फंडिंग मैकेनिज्म और इंटरेस्ट और डायरेक्ट्स अ प्राइवेट बॉडी टू कैरी आउट वन और मोर टाइप ऑफ फंक्शंस स्पेसिफाइड अबव। ये जो ऊपर दिए गए थे फंक्शंस, विच वुड नॉर्मली बी वेस्टेड इन द गवर्नमेंट। या गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली सब्सिडी ना देके किसी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू दिलवा रही है। दैट्स द कॉन्सेप्ट। सो इन शॉर्ट, अगर गवर्नमेंट पहला फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है, सेकंड इनकम या प्राइस सपोर्ट देती है, या थर्ड गवर्नमेंट की तरफ से कोई दूसरी बॉडी हेल्प कर रही है, ठीक है, ऊपर दिए गए फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, तो उसे सब्सिडी माना जाएगा। इतना सिंपल है पॉइंट नंबर 7.2। कंफर्टेबल गाइस, एकदम इजी कर दूंगा ये सब्जेक्ट आपके लिए। बढ़ते आगे, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज 7.3। वो क्या है? अमाउंट ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। ये पॉइंट पढ़ा दिया है, वापस पढ़ते देखो क्या लिखा है। The amount of countervailing duty shall not exceed the amount of subsidy paid or bestowed as aforesaid। जैसे कि मैंने बताया था स्टूडेंट्स, जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल है वो अमाउंट ऑफ सब्सिडी पेड को एक्सीड नहीं कर सकती। कहने का मतलब, सब्सिडी अमाउंट से ज्यादा काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। कंफर्टेबल ना? दैट्स योर पॉइंट नंबर 7.3। एक कैपिंग करी गई है और कुछ नहीं है। आते हैं 7.4 पे, दैट इज व्हाट? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन किसका? काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल का। क्या लिखा है? पढ़ते हैं। अनलेस रिवोक्ड अर्लियर, द ड्यूटी इंपोज्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन्फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंपोजिशन। देखो, ड्यूरेशन में क्या बोला गया है? ड्यूरेशन में बोला गया है कि सर ये जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी है वो फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ईयर्स सुनो ध्यान से, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years सर, 5 years के लिए फोर्स में रहेगी। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंपोजिशन, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंपोजिशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज व्हाट सर? एक्सटेंशन ऑफ पीरियड। यहां क्या कहा गया है समझो। देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिव्यू करने पे लगता है कि सर सब्सिडी एंड इंजरी अभी भी कंटिन्यू हो रही है या फिर हो सकती है, तो वो उस केस में ड्यूटी को एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है ना सर, सब्सिडी या इंजरी हो सकती है या कंटिन्यू हो सकती है, तो वो क्या कर सकती है? एक्सटेंड कर सकती है ड्यूटी को। लेकिन सवाल ये है सर, एक्सटेंशन कितने टाइम के लिए हो सकता है? तो दिया गया है सर, एक्सटेंशन मैक्सिमम अप टू 5 years तक का हो सकता है। ठीक है, तो देखो पढ़ लेता हूं मैं बुक से, वही चीज लिखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सटेंड the period of such imposition from the date of such extension provided in a review it is of opinion that such cessation is likely to lead to continuation or recurrence। ध्यान रखना, अगर रोक दी तो सर क्या होगा? ड्यूटी लगाना बंद कर दिया तो क्या होगा सर? कंटिन्यूएशन होगा, सब्सिडी देते रहेंगे, या रेकरेंस होगा किसका सर? ऑफ सच सब्सिडाइजेशन एंड इंजरी का। ठीक है, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। However, extension can be for maximum period up to 5 years। सर 5 साल से ज्यादा का एक्सटेंशन नहीं हो सकता, 5 साल तक का एक्सटेंशन हो सकता है। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आ गए? फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए?
बढ़ते आगे। अब देखो, अगर रिव्यू कंप्लीट नहीं होता है, सपोज जो रिव्यू कर रहे हैं वो रिव्यू कंप्लीट नहीं होता है और जो ओरिजिनल ड्यूटी इंपोज की गई थी वो एक्सपायर हो जाती है, तो उस केस में ड्यूटी ऑटोमेटिकली कंटिन्यू रहेगी जब तक रिव्यू का आउटकम नहीं आता। समझो मेरी बात, जो क्या बोल रहा हूं। 5 साल का ओरिजिनल लगाया था, ठीक है, वो पीरियड खत्म होने आया था तो रिव्यू शुरू किया, बट रिव्यू खत्म नहीं हुआ। ड्यूटी, ओरिजिनल ड्यूटी की जो टाइम लिमिट है वो खत्म हो गई, लेकिन रिव्यू अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो उस केस में क्या बोल रहे हैं, सर जो ड्यूटी लगाई गई थी वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूड रहेगी। लेकिन अब सवाल यह है, ये कंटिन्यूएशन कितने टाइम तक रहेगा? तो ये कंटिन्यूएशन मैक्सिमम 1 ईयर तक अलाउ किया गया है। समझ में आ रहा है? अगर 1 ईयर में रिव्यू कंप्लीट नहीं होता है तो उस केस में सर ड्यूटी लैप्स हो जाएगी। लॉजिक सिंपल है। अगर ऐसा नहीं किया, 1 ईयर की कंडीशन नहीं रखी, तो पेंडिंग रिव्यू के नाम पे ड्यूटी लगानी चलती रहेगी। समझ में आ रहा है ना? यही लॉजिक है। तो इस वजह से क्या बोला, 1 ईयर में अगर रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर उस केस में क्या होगा, ड्यूटी वहां लगानी बंद कर देंगे। सो दैट्स योर पॉइंट नंबर 3। चलो पढ़ते, क्या लिखा है पॉइंट नंबर 3 पे। इफ द रिव्यू, क्योंकि यहां बोला था ना ये रिव्यू है, देखो यहां पे बोला गया था रिव्यू करेगी, तो अगर बोल रहा है इफ द रिव्यू इज नॉट कंप्लीटेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ इंपोजिशन, then duty may continue to remain in force pending the outcome of such review for a further period not exceeding 1 year। मतलब 1 साल तक ड्यूटी और लगा सकते हैं अगर रिव्यू पेंडिंग है, रिव्यू का आउटकम पेंडिंग है। ठीक है, फिर 4th पॉइंट क्या बोलता है, देखो रीड कर लेते हैं। However, if the said duty is revoked temporarily, the period of such revocation shall not exceed 1 year at a time। ये अलग ही चीज बोल रहा है। देखो, अगर गवर्नमेंट को कभी लगता है कि ड्यूटी को टेम्पररी रिवोक करना है तो रिवोक किया जा सकता है कोई भी रीजन से, बट रिवोकेशन एक बार में मैक्सिमम 1 ईयर के लिए हो सकता है। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम 1 ईयर के लिए हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। कंफर्टेबल टिल ईयर। दैट्स योर पॉइंट नंबर 7.4 और बहुत अच्छे से खत्म होता है ड्यूरेशन। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो क्या याद होना चाहिए सर, ड्यूरेशन 5 ईयर्स है और एक्सटेंशन और अप टू 5 ईयर्स हो सकता है। समझ में आ रहा है? बढ़ूं आगे। चलो अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है अपना, एंटी सर्कमवेंशन मेजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी। एवरीवन विथ मी, सब मेरे साथ है। चलो समझते हैं। सबसे पहले सर, सर्कमवेंट करने का मतलब क्या होता है? ठीक है, सर्कमवेंट करने का मतलब क्या होता है? देखो, सर्कमवेंट करने का मतलब होता है टू फाइंड अ वे अराउंड, मतलब ड्यूटी से बचना। समझ में आया ना? टू फाइंड अ वे अराउंड मतलब ड्यूटी से बचना। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि सर सर्कमवेंशन हुआ है काउंटरवेलिंग ड्यूटी का, कैसे सर, ये जो नीचे दिए गए वेज है उनमें से, तो उस केस में क्या हो सकता है सर, जो ड्यूटी का स्कोप है वो बढ़ा दिया जा सकता है। कैसे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कौन कौन से वेज दिए गए उनको एक बार अपन रीड करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं पॉइंट नंबर 1। देखो क्या लिखा गया है, समझो। सर्कमवेंशन कैसे हो सकता है, लिखा गया है बाय ऑल्टरिंग द डिस्क्रिप्शन और नेम और कॉम्पोजिशन ऑफ द आर्टिकल ऑन विच सच ड्यूटी हैज बीन इम्पोज्ड। समझ में आया? ऑल्टर कर रहे हैं क्या सर, डिस्क्रिप्शन, नेम और कॉम्पोजिशन। एग्जाम्पल से समझते, समझो। से लैपटॉप है, लैपटॉप पे सीवीडी लगाई थी। अब लैपटॉप की जगह जो वहां से भेज है उनने नाम दे दिया क्या सर, टाइपिंग एंड कंप्यूटिंग मशीन। मतलब नेम या डिस्क्रिप्शन को उनने क्या कर दिया सर, ऑल्टर कर दिया। समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्या बोला मैंने, नेम या डिस्क्रिप्शन को क्या कर दिया, ऑल्टर कर दिया। या फिर से स्टील प्रोडक्ट पे लगाई थी सीवीडी, अब उस पर कुछ कोटिंग करके उसके कॉम्पोजिशन को चेंज करने की कोशिश कर दी। समझ में आ रहा है? हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स दे रहा हूं। सो पॉइंट क्या है, अगर ऐसी चीजें की जा रही है, ऐसा कोई केस हो रहा है, तो माना जाएगा सर क्या हो रहा है, सर्कमवेंशन ऑफ ड्यूटी हो रही है। समझ में आ रहा है? सो फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने, ऑल्टरिंग व्हाट, डिस्क्रिप्शन, नेम और कॉम्पोजिशन। क्लियर हो गया? पढ़े पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, बाय इंपोर्ट ऑफ सच आर्टिकल इन एन अनअसेंबल्ड और डिसअसेंबल्ड फॉर्म। आर्टिकल जिस पर सीवीडी लगाई गई थी उसे डिसअसेंबल्ड फॉर्म में, दैट इज पार्ट्स के फॉर्म में लाया जा रहा है ताकि ड्यूटी को सर्कमवेंट कर सके। तो अगेन ये भी कवर हो रहा है यहां पे। फिर पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, बाय चेंजिंग द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन और एक्सपोर्ट। से चाइना से स्टील कॉइल्स के इंपोर्ट पे सीवीडी लगाई गई थी, तो एक्सपोर्टर ने क्या किया सर, स्टील कॉइल्स को पहले भेजा वियतनाम,
एंड फिर वहां से इंडिया भेजा, क्यों सर? टू सर्कमवेंट ड्यूटी। तो सर वो भी सर्कमवेंशन में कवर किया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? इन एनी अदर मैनर, मतलब कोई भी दूसरे मैनर में, मतलब यहां पे हर चीज को कवर कर रहे हैं। कोई भी दूसरे मैनर में सर इंपोज ड्यूटी को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इनएफेक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सो अगर ये जो ऊपर दिए गए वेज है, आप देख सकते हो ना, सो ये अगर जो दिए गए वेज है उनमें से कोई भी वे से काउंटर वेलिंग ड्यूटी को सर्कमवेंट करने की कोशिश की जा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सर सीवीडी को दूसरे आर्टिकल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर चेंज्ड फॉर्म में आ रहा है तो वो जिस चेंज फॉर्म में आ रहा है उस पे भी लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना? कंफर्टेबल एवरीवन? पता चला? ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अब देखो, ड्यूटी ये जो लग रही है वो यहां पे इस केस में कब से लगेगी? उस डेट से लगेगी जिस डेट से गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है। कहां सर? नोटिफिकेशन में। बट वो डेट कभी भी इंक्वायरी के इनिशिएशन से पहले की नहीं हो सकती। ये हमेशा ध्यान रखना, ये जनरली यही चीज होगा। कभी भी जो इंक्वायरी की डेट इनिशिएशन होती है ना, इंक्वायरी की इनिशिएशन डेट होती है, उससे पहले की नहीं हो सकती। तो देखो यही लिखा गया, मैं पढ़ के बताता हूं। इट मे एक्सटेंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी टू सच अदर आर्टिकल्स फ्रॉम सच डेट नॉट अर्लियर, मैंने बोला ना नॉट अर्लियर, कहां से सर? डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द इंक्वायरी। डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी से पहले की डेट नहीं हो सकती। और कैसे सर लगाएंगे? बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। कंफर्टेबल? सो ये था क्या? एंटी सर्कमवेंशन मेजर्स। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कैसे सर्कमवेंट किया जाता है। एंटी सर्कमवेंशन मेजर्स पे आप एक शॉर्ट नोट लिखो, पता होना चाहिए, सिंपल है। बढ़े आगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 7.6, दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स? एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी। एवरीवन विद मी? शुरू करें। सबसे पहले सर, एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब क्या है? जैसे कि हर चीज में अपन देखते हैं। देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब है जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई गई थी, समझ रहे हो, जो गवर्नमेंट ने काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई थी उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देना, खत्म कर देना। कैसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं सर? बाय लोअरिंग एक्सपोर्ट प्राइसेस। जो एक्सपोर्टर है वो अपनी एक्सपोर्ट प्राइस कम करके क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है। समझे? एग्जांपल से समझाता हूं, सुनो सुनो सुनो, सुन लो एग्जांपल से। इंडियन स्टील इंडस्ट्री पिटीशन फाइल करती है कि सर चाइना से स्टेनलेस स्टील सब्सिडाइज प्राइस पे आ रहा है। अब बेस्ड ऑन दैट पिटीशन जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, जनरली डीजीटीआर होती है, ठीक है, उसने केस को इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट करने के बाद सर ड्यूटी इंपोज करवा दी। कितनी सर? 10%। एवरीवन विथ मी? जो चीज बोल रहा हूं पता चल रहा है? सो पहले जो प्राइस थी वो कितनी थी सर? सब्सिडी के बाद जो पहले इंपोर्ट हो रहा था तब किस प्राइस में हो रहा था? तब हो रहा था 50,000 रुपीज पर मेट्रिक टन में हो रहा था पहले। सीवीडी लगाने के बाद एक्सपेक्टेशन थी कि सर मार्केट में प्राइस कितनी हो जाएगी? 55,000 रुपीज पर मेट्रिक टन हो जाएगी। कैसे सर? 50,000 प्लस 10% अगर करते हो तो कितना हो जाएगा? 55,000 हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि सर कितनी हो जाएगी? 55,000 पर मेट्रिक टन हो जाएगी। अब देखो, ये सिनेरियो को समझाने के लिए, सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए, मैं अदर ड्यूटीज और जो इंडिया में जो सेल करते हैं, रीसेल करते हैं सेलर है, उसके मार्जिन को इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है ना? बस कॉन्सेप्ट समझो। सो अभी तक क्या बताया? बिफोर सीवीडी, बिफोर काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सर प्राइस क्या पड़ रही थी इंडिया में? 50,000 पर मेट्रिक टन पड़ रही थी। एंड एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर सीवीडी क्या थी सर? 55,000 रुपीज थी। इतना समझ में आया? हाँ यार, कंफर्टेबल? अब देखो, ड्यूटी लगाने के थोड़े टाइम बाद वापस से इवैल्यूएशन हुआ, करते ही चेक करते हैं सर बराबर चल रहा है या नहीं। तो अब पता यह चला कि एक्सपोर्टर ने अपना बेस प्राइस रिड्यूस करके 45,000 रुपीज पर मेट्रिक टन कर दिया। समझ में आ रहा है? क्यों किया सर? ताकि वो जो ड्यूटी लगाई गई थी उसको एब्जॉर्ब कर सके। भाई उनका था 55,000 रुपीज में जाए, समझ में आ रहा है? उनका जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी था उसने सोचा 55,000 में पड़ना चाहिए, तो एक्सपोर्टर ने क्या किया? प्राइस को कम कर दिया, 45,000 रुपीज पर मेट्रिक टन कर दिया। और इस वजह से जो इंपोर्टर है वो अभी भी सर कितने प्राइस में बेच रहे हैं? वो ₹50,000 पर मेट्रिक टन में ही बेच रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि एक्सपोर्ट प्राइस रिड्यूस हो गई है टू 45,000 रुपीज पर मेट्रिक टन। आई होप यहां तक समझ में आया। सो यहां यह कंक्लूड किया गया, क्या कंक्लूड किया गया सर? कि जो सीवीडी है वो एब्जॉर्ब कर ली गई है।
समझ में आया ना, सीवीडी जो है वो एब्जॉर्ब कर ली गई है, यानी एक्सपोर्टर ने अपना प्राइस कम कर दिया। एक्सपोर्टर ने क्या किया सर, अपना प्राइस कम करके ड्यूटी के इंपैक्ट को खत्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और जो इंडिया में मार्केट प्राइस एक्सपेक्टेड थी दैट वाज ₹55,000 वो अचीव नहीं हो पाई। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है एवरीवन विथ मी? देखो जो अभी मैंने बताया मैं वापस से एक बार क्विकली बोल देता हूं ताकि कॉन्सेप्चुअली आप लोग क्लियर हो जाओ। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या समझाया, पहले बिफोर सीवीडी प्राइस थी ₹50,000 पर मेट्रिक टन। देखा गया कि भाई नुकसान हो रहा है तो सीवीडी लगाई 10%, तो एक्सपेक्ट किया गया था कि कितनी हो जाएगी सर, मार्केट में प्राइस हो जाएगी 55,000। बट वहां से जो एक्सपोर्टर था उसने खेला गेम और उसने क्या किया, उसने बोला कि चलो अब मैं 45,000 रुपीज पर मेट्रिक टन में ही बेचता हूं। तो तुम सीवीडी भी लगाओगे तो भी मार्केट में वो कितने में जा सकती है सर, 50,000 में जा सकती है, क्योंकि 45,000 में तुम 10% सीवीडी भी लगाते हो तो भी 4500 होता है, हाँ है ना। सो बेसिकली ऑलमोस्ट 50,000 में अभी भी मार्केट में सेल हो सकता है। सो जो सीवीडी लगाई गई थी उसके इंपैक्ट को वो क्या कर रहा था, न्यूट्रलाइज कर रहा था, मतलब उसने एब्जॉर्ब कर लिया था। समझ में आया कॉन्सेप्ट? सो पॉइंट क्या हो रहा है अब समझो, अगर 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 सेंट्रल गवर्नमेंट को इंक्वायरी में लगता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी हुई है, जिसकी वजह से जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई गई थी वो इनइफेक्टिव हो गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मॉडिफाई कर सकती है काउंटरवेलिंग ड्यूटी टू काउंटर। अब यहां काउंटर कैसे करना है, द इफेक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन। समझ में आया, कंफर्टेबल, क्लियर हो गया ना। सेंट्रल गवर्नमेंट सर मॉडिफाई कर सकती है काउंटरवेलिंग ड्यूटी को टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब सवाल है सर, ये जो ड्यूटी रेट है उसको कब से मॉडिफाई किया जा सकता है? एवरीवन विथ मी? तो क्या लिखा गया है, फ्रॉम सच डेट नॉट अर्लियर देन डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी। ठीक है सर, वो डेट जो कि नॉट अर्लियर देन होनी चाहिए डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी, हमेशा ध्यान रखना, डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी से पहले से नहीं हो सकती। ठीक है, एंड अब सवाल है सर कैसे कर सकते हैं मॉडिफाई, तो हमेशा एक ही चीज होगी, बाय नोटिफिकेशन इन द गैजेट। तो अब मुझे बताओ क्या एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत अच्छे से पढ़ा है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के साथ पढ़ा है। पढ़े एक बार क्या लिखा है, चलो रीड करता हूं। एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी इज सेड टू हैव टेकन प्लेस इफ देयर इज डिक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइस। देखो यहां पे एक्सपोर्ट प्राइस डिक्रीज हो गई थी ना, क्या हो गई थी सर, पहले वो कर रहा था कितने में, 50,000 रुपीज पर मेट्रिक टन पे, अब कर दिया उसने कितने में, 45,000 रुपीज पर मेट्रिक टन पे। सो इफ देयर इज डिक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विदाउट कमेंसुरेट चेंज इन रीसेल प्राइस इन इंडिया ऑफ सच आर्टिकल इंपोर्टेड फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री और टेरिटरी और अंडर सच अदर कंडीशन सर्कमस्टेंसेज एज मे बी प्रोवाइडेड बाय रूल्स। इससे रिलेटेड रूल्स है, उसमें जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से पॉइंट क्या है सर, उस रूल्स के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, वो अपने सिलेबस में नहीं, तो आपको तो बस ये समझना है कि सर रूल्स के हिसाब से देखा जाएगा एब्जॉर्प्शन हो रहा है नहीं। जनरली एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब डिक्रीज होती है एक्सपोर्ट प्राइस विदाउट एनी चेंज इन रीसेल प्राइस इन इंडिया। ठीक है, एक्सपोर्ट प्राइस कम कर दिया और रीसेल प्राइस वो की वही है। वेयर the central government on such inquiry as it considers necessary is of opinion that absorption has taken place whereby CVD so imposed is rendered ineffective। मतलब CVD लगाई थी अब उसका कोई इफेक्ट ही नहीं रहा। it may modify such duty to counter the effect of such absorption। कब से सर, from date not earlier than date of initiation of inquiry as may be specified by central government by way of notification in official gazette। that's it। तो इसके साथ स्टूडेंट्स क्या कंप्लीट होता है अपना एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी। चलिए आते नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स, दैट इज योर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी। सब आ जाइए मेरे साथ, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी। देखो ये पॉइंट सेम है किस किस सर, जैसे जो अपन ने पढ़ा था एग्जेम्पशन फ्रॉम सेफगार्ड मेजर। याद करो जब मैंने सेफगार्ड मेजर्स पढ़ाया था तब ये पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। नहीं है तो यहां वीडियो पॉज करो, एक बार देखो। अब देखो क्या, देखो एग्जेम्पशंस देखो, आपको पता चलेगा, राइट। लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करा देता हूं। तो शुरू करो, देखो क्या लिखा है। अगर आर्टिकल इंपोर्ट किए जाते हैं किसके द्वारा सर, बाय 100% EOQ, EOU और SEZ। कौन इंपोर्ट कर रहा है सर, 100% EOU और SEZ। तो उन पे सर काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल नहीं लगती है। क्यों सर,
बिकॉज 100% EOU एंड SEZ आर्टिकल्स इंपोर्ट करके लाके वापस एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर वो एक्सपोर्ट ही करने वाले हैं तो सर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर? बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू फेस कंपटीशन फ्रॉम दो सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। बट अगेन इसका एक एक्सेप्शन दिया गया है। मतलब सर ये जो 100% EOU एंड SEZ है उन पे भी CVD ऑन SA लगाई जा सकती है। सवाल है सर कब लगाई जा सकती है? अगर गवर्नमेंट स्पेसिफिकली उन पे एप्लीकेबल करती है तो सर ड्यूटी लगाई जा सकती है। दैट्स पॉइंट नंबर 1, समझ में आया? या फिर अगर 100% EOU एंड SEZ वो आर्टिकल्स को इंपोर्ट करके एज सच क्लियर कर देते डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में तो अगेन ड्यूटी लगेगी। या फिर अगर 100% EOU एंड SEZ उन आर्टिकल्स को इंपोर्ट करके यूज करते गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में एंड वो गुड्स को क्लियर करते डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में तो उस केस में भी ड्यूटी लगेगी। सो ये जो केसेस दिए गए हैं इनमें सर CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल लगेगी इवन ऑन किस पे सर? 100% EOU और यूनिट एंड SEZ। बट ध्यान रखना इस केस में सर ड्यूटी सिर्फ उस पोर्शन ऑफ आर्टिकल पे लगेगी जो क्लियर किया गया एज सच या यूज किया गया था उस मैन्युफैक्चरिंग दोज गुड्स जो क्लियर किए गए किसमें? DTA में। सो यही चीजें चलो मैं पढ़ लेता हूं एक बार ताकि लैंग्वेज आप सुन लो। क्या लिखा है? CVD shall not apply, नहीं अप्लाई होगी किसे सर? आर्टिकल्स इंपोर्टेड बाय 100% EOU और यूनिट एंड SEZ। बट सर इसका एक्सेप्शन है, बिल्कुल है, अनलेस मतलब कब अप्लाई होगी? इट इज स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल इन सच नोटिफिकेशन और टू सच अंडरटेकिंग और यूनिट स्पेसिफिकली एप्लीकेबल की गई है और सच आर्टिकल इज ईदर क्लियर्ड एज सच मतलब ऐसे ही क्लियर कर दिया गया है इनटू डोमेस्टिक टैरिफ एरिया और यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एनी गुड्स दैट आर क्लियर्ड इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। समझ में आया? इन विच CVD shall be imposed on that portion, सिर्फ उस पोर्शन पे लगाई जाएगी उस पोर्शन ऑफ आर्टिकल पे जो क्लियर किए गए थे एज सच या यूज किए गए थे मैन्युफैक्चर में जो गुड्स क्लियर किए गए एज वॉज एप्लीकेबल व्हेन इट वॉज इंपोर्टेड इनटू इंडिया, जो एप्लीकेबल थी ड्यूटी जब इट वॉज इंपोर्टेड इनटू इंडिया। सो दैट्स योर पॉइंट नंबर 7.7। बहुत अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, ये सब रिवीजन के लिए आप चाहो तो पॉज करके वीडियोस को यहां पे रिवाइज इससे फटाफट चार्ट से कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। बढ़ते स्टूडेंट्स आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज गोइंग टू बी योर पॉइंट नंबर 8, पॉइंट्स विच मेरिट कंसिडरेशन। इसका ये इंपॉर्टेंट है, सुन लो ध्यान से। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है देखो, दिस ड्यूटी इज इन एडिशन टू एनी अदर ड्यूटी चार्जेबल अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। देखो यहां बस ये कहा गया है कि जो CVD ऑन ऐसे है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल है, वो इन एडिशन टू अदर ड्यूटीज है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो दैट्स पॉइंट नंबर 1। अब आते पॉइंट नंबर 2 पे, इसको अच्छे से वापस से सुन लेना। देखो यहां कहा गया है कि CVD लेवी नहीं की जाएगी अनलेस सब्सिडी फॉल होती है अंडर एटलीस्ट वन ऑफ द गिवन कैटेगरीज। सो बेसिकली यहां CVD के एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं? रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। यहां कहा गया है कि सर अगर CVD ऑन ऐसे को लगाना है तो एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन को मीट करना रहेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसे इसलिए कह रहे हैं ताकि जो सब्सिडीज अनफेयरली ट्रेड को इंपैक्ट कर रही है या बिजनेसेस को डिस्टॉर्ट कर रही है, ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही है, सिर्फ उन्हें ही टारगेट किया जाए। ठीक है ना? सो बेसिकली हम बता रहे हैं कि सर सब्सिडी अगर इनमें से केसेस में फॉल होगी तो सर उस केस में CVD लगा सकते हो आप। कंफर्टेबल? तो रेस्ट्रिक्शन प्लेस कर रहे हैं ड्यूटी लगाने का। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? हेडिंग से शुरू कर लेते हैं। CVD shall not be levied unless it is determined that shall not be levied unless it is determined that। पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है कि the subsidy relates to export performance। सर जो सब्सिडी है ना वो लिंक्ड होनी चाहिए किसके साथ? एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के साथ। मतलब जो एक सब्सिडी ग्रांट की जा रही है वो सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सर सब्सिडी दी जा रही है बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट वॉल्यूम और एक्सपोर्ट वैल्यू। अगर ऐसा है
तो फिर सर सीवीडी ऑन ऐसे लगाई जा सकती है। ठीक है, दैट्स योर पॉइंट नंबर 1, कंफर्टेबल। अब पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? द सब्सिडी रिलेट्स टू यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ओवर इंपोर्टेड गुड्स इन द एक्सपोर्ट आर्टिकल। वापस से पढ़ता हूं फिर समझाता हूं। द सब्सिडी रिलेट्स टू यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ओवर इंपोर्टेड गुड्स इन एक्सपोर्ट आर्टिकल। अगर सब्सिडी दी जा रही है ये कंडीशन पे कि सर जो मैन्युफैक्चरर्स है वो सिर्फ डोमेस्टिक रॉ मटेरियल्स को यूज करेंगे ओवर इंपोर्टेड गुड्स, किसके लिए सर? एक्सपोर्ट आर्टिकल बनाने के लिए। तो उस केस में, समझ में आ रहा है? तो उस केस में सर सीवीडी लगाई जा सकती है। मतलब सर वहां पे फॉरेन गवर्नमेंट ने क्या किया? कंडीशन प्लेस करी। क्या कंडीशन प्लेस करी? कि अगर तुम एक्सपोर्ट आर्टिकल बना रहे हो तो तुम्हें सर डोमेस्टिक गुड्स को ही यूज करना पड़ेगा ओवर व्हाट सर? ओवर इंपोर्टेड आर्टिकल एज रॉ मटेरियल। सो दैट्स योर पॉइंट नंबर 2। एंड पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? द सब्सिडी हैज बीन कॉन्फर्ड ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्संस एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल। अगर सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है सिर्फ सेलेक्टेड एंटिटीज को जो मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स में है, समझ में आ रहा है? सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को दे रहे, रादर देन ऑल बिजनेसेस इन दैट सेक्टर, तो उस केस में क्या होगा सर? सीवीडी ऑन ऐसे लगाई जा सकती है। कहने का मतलब क्या सर? ऐसे ही सीवीडी ऑन ऐसे नहीं लगा सकते। आपको अच्छे से देखना रहता है कि सब्सिडीज देने के पीछे इंटेंशन क्या है। क्या यहाँ के ट्रेड को डिस्टॉर्ट करना है, हार्म करना है? अगर वो चीज हो रही है तो उस केस में सर क्या हो रहा है कि सीवीडी इंपोज की जा सकती है। सो इनमें से अगर कोई भी कंडीशन में फॉलो होता है तो सीवीडी इंपोज की जा सकती है। दैट्स इट, दैट्स योर पॉइंट नंबर 7.8 पॉइंट्स विच मेरिट कंसिडरेशन। कंफर्टेबल टिल हियर? बढ़ू आगे, चलो आते हैं अब अपन पॉइंट नंबर 7.9 पे। दैट इज व्हाट? प्रोविजनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। सब आ जाइए मेरे साथ किस पे? प्रोविजनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी पे। देखो, प्रोविजनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी को समझने के लिए एक बार मुझे आपको स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। किसके सर? कैसे इंपोज की जाती है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। तो देखो मैं आपको बता देता हूं स्टेप्स, और स्टेप्स के साथ समझो तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने सेफगार्ड मेजर्स में भी ऐसे आपको स्टेप्स बताए थे, यहां भी मैं बता रहा हूं, चीजें इजी कर रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है वो एक एप्लीकेशन फाइल करती है। किसके साथ सर? डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के साथ। एप्लीकेशन के साथ एविडेंस दिया जाता है कि सर सब्सिडी की वजह से देखो इंजरी कॉज हो रही है, किसे? हम लोगों को मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। फिर क्या होता है सर? जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो एग्जामिन करती है एप्लीकेशन को, एंड अगर उन्हें सब सही लगता है कि हाँ भाई ऐसी चीजें हो रही है तो वो इनिशिएट करती है इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मतलब स्क्रूटिनी करके वो इनिशिएट करती है क्या? इन्वेस्टिगेशन। अब ध्यान से सुनो, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फाइनल सब्सिडी अमाउंट को फिगर आउट करना पेंडिंग है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट सर जो फाइनल सब्सिडी अमाउंट है उसे फिगर आउट करना पेंडिंग है। लेकिन सामने ये एविडेंट है, ये दिख रहा है कि सर इंजरी हो रही है और काफी हो रही है। तो सर उस केस में जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो रिकमेंड कर सकती है क्या सर? इंपोजिशन ऑफ प्रोविजनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी। समझ में आ रहा है ना सर? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फाइनल नहीं हुई है, लेकिन सामने दिख रहा है इंजरी हो रही है, तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी सर रिकमेंड कर सकती है क्या सर? इंपोजिशन ऑफ प्रोविजनल सीवीडी। एंड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? प्रोविजनल सीवीडी इंपोज कर देगी। क्या यहां तक जो चीज बोली समझ में आई? कंफर्टेबल? चलो, प्रोविजनल सीवीडी इंपोज कर दी। अब फिर कंटिन्यू होती है क्या सर? जो आपकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पब्लिक हियरिंग्स करी जाती है, लोगों को सुना जाता है, सब अपना अपना पक्ष करते हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर्स की हियरिंग्स होती है, सारी चीजें होती है। सो ये सारी चीजें होती है सर। क्या होती है? डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड पब्लिक हियरिंग होती है। उसके बाद फाइनल फाइंडिंग्स प्रिपेयर की जाती है एंड रिकमेंडेशन दिया जाता है किसके बारे में? ऑन फाइनल सीवीडी टू बी इम्पोज्ड। समझ में आ रहा है? हाँ है ना? फाइनल फाइंडिंग्स आई और फिर बताया कि सर अब ये सीवीडी इंपोज करना रहेगा, एंड बेस्ड ऑन जो रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट क्या करती है सर? फाइनल सीवीडी इंपोज कर देती है। सो आई होप ये जो पूरा प्रोसेस है आपको समझ में आया। कंफर्टेबल टिल हियर? अब यहां एक बात का ध्यान रखना, अगर प्रोविजनल ड्यूटी जो लगाई गई थी वो हायर होती है एज कंपेयर टू व्हाट सर? फाइनल सब्सिडी जो डिटरमाइन की गई है,
तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिड्यूस कर देगी क्या सर, जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, एंड जो ड्यूटी एक्सेस कलेक्ट की गई थी उसे वापस रिफंड कर देगी। लॉजिकल है ना। अगर प्रोविजनल ज्यादा लगा दी गई है तो वो रखेंगे थोड़ी, ड्यूटी को एक तो कम करेंगे और जो एक्सेस कलेक्ट कर दी गई है वो रिफंड कर देंगे। तो दैट्स इट। अब आप पढ़ो मेरे साथ प्रोविजनल ड्यूटी, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। एवरीवन विथ मी ऑन बुक, एंड अपन अच्छे से पढ़ते। क्या लिखा है, प्रोविजनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी व्हेन द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सिडी इज पेंडिंग। मैंने बताया था अभी तक सब्सिडी अमाउंट पेंडिंग है, डिटरमाइन करना पेंडिंग है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, इंपोज कर सकती है प्रोविजनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ सच सब्सिडी एज प्रोविजनली एस्टिमेटेड। मतलब सर फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं हुआ है अभी तक, फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं हुआ, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें जो ड्यूटी प्रोविजनली एस्टिमेट करी गई थी उसके हिसाब से एक बार क्या लगा दी सर, प्रोविजनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा दी। ये पहला पॉइंट है, समझ में आया। If the final subsidy determined is less than subsidy provisionally determined, अब क्या बोल रहे हैं, जो फाइनल सब्सिडी डिटरमाइन की गई है वो लेस है, किसके लेस है सर, जो सब्सिडी प्रोविजनली डिटरमाइन हुई थी। तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिड्यूस कर देगी उस ड्यूटी को एंड रिफंड कर देगी किसे सर, जो एक्सेस ड्यूटी कलेक्ट की गई है। दैट्स इट, जो चीज मैंने बोला वही चीज है। इसके साथ ये पॉइंट भी स्टूडेंट्स अपन ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। बढ़े आगे, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट सर, रेट्रोस्पेक्टिव इंपोजिशन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी। एवरीवन विथ मी, किस पे आ रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इंपोजिशन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी। देखो रेट्रोस्पेक्टिव इंपोजिशन का क्या मतलब होता है। रेट्रोस्पेक्टिव इंपोजिशन का मतलब होता है ड्यूटी को बैकडेट से लगाना, यानी जो इंपोर्ट्स पहले हो चुके हैं उन पर भी ड्यूटी अप्लाई होगी। अब सवाल यह है कि क्या रेट्रोस्पेक्टिव ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है, हाँ या ना। क्वेश्चन क्या है, क्या रेट्रोस्पेक्टिव काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। द आंसर इज यस, आंसर इज यस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कब से लगाई जा सकती है। एवरीवन विथ मी, देखो अगर गिवन कंडीशंस मीट होती है तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी पास्ट डेट से भी लगाई जा सकती है। तो अब सवाल यह है सर कौन सी कंडीशंस दी गई है, तो चलो वो पढ़ लेते हैं। पढ़े, द फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी सैटिस्फाइड फॉर इंपोजिशन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट, द इंजरी टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री which is difficult to repair is caused by massive imports in relatively short period of the articles benefiting from subsidies. That's your condition 1. And second condition क्या है, in order to preclude recurrence of such injury it is necessary to levy countervailing duty retrospectively. देखो अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सब्सिडाइज्ड गुड्स शॉर्ट पीरियड में इंपोर्ट हुए हैं, वर्ड सुनना, मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, मैसिव इंपोर्ट्स बोल रहा हूं ना, मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सब्सिडाइज्ड गुड्स शॉर्ट पीरियड में सर इंपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जबरदस्त इंजरी हुई है जो डिफिकल्ट टू रिपेयर है। एंड गवर्नमेंट को लगता है कि अगर रेट्रोस्पेक्टिवली ड्यूटी नहीं लगाई गई तो ये प्रॉब्लम फिर से रिपीट हो सकती है। तो उस केस में सर रेट्रोस्पेक्टिव ड्यूटी लगाई जाएगी। एवरीवन विथ मी। सो अगर कंडीशन ए एंड बी फुलफिल होती है तो सर ड्यूटी रेट्रोस्पेक्टिवली लगाई जा सकती है। एम आई मेकिंग इट क्लियर गाइस, समझ में आ रहा है। बढ़ूं आगे, चलो रेट्रोस्पेक्टिव तो लगा सकते हैं। अब सवाल है कि सर रेट्रोस्पेक्टिव सीवीडी कब से लगा सकते हैं, कोई डेट तो होगी, कब से लगाएंगे भाई, ऐसे ही थोड़ी कभी भी लगा देंगे। तो देखो जो चीज बोलो सुनो, जो ड्यूटी है वो मैक्सिमम 90 डेज पहले से लगा सकते हैं। कहां से सर, फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ प्रोविजनल ड्यूटी। हमेशा जनरली पहले प्रोविजनल ड्यूटी लगाई जाती है, तो जो डेट ऑफ इंपोजिशन ऑफ प्रोविजनल ड्यूटी है उसके मैक्सिमम 90 डेज पहले से लगा सकते हैं। क्लियर कर दिया, एकदम सिंपल है। अगर प्रोविजनल ड्यूटी नोटिफाई करी गई है से फॉर एग्जांपल ऑन 1 जुलाई, अब 1 जुलाई से 90 डेज पहले चले जाओ,
तो क्या होगा 1 जुलाई से आपका 90 डेज पहले वो हो जाएगा आपका 2 अप्रैल। तो सर रेट्रोस्पेक्टिव ड्यूटी कब से लगाई जा सकती है सर? 2 अप्रैल से लगाई जा सकती है। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। दैट्स इट, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट रेट्रोस्पेक्टिव ड्यूटी। पढ़ ले एक बार क्या लिखा है। द रेट्रोस्पेक्टिव डेट फ्रॉम विच ड्यूटी इज पेएबल shall not be beyond 90 days, shall not be beyond 90 days from the date of notification of provisional duty। सर जो provisional duty का date of notification है उसके 90 days के पहले से नहीं लगा सकते, उसके 90 days के अंदर अंदर लगानी रहेगी। That's it। बड़े आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रूल्स रिलेटिंग टू काउंटर बिलिंग ड्यूटी। कुछ भी नहीं है, रीड कर लेना, रूल्स दिए गए हैं, अमाउंट निकालने का अपने सिलेबस में भी नहीं है तो ठीक है, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ। बढ़ते हैं आगे। Last point to conclude this topic, applicability of all machinery provisions of Customs Act 1962। देखो ये पॉइंट अगेन सेम है एज सेफगार्ड मेजर्स। याद हो सेफगार्ड मेजर्स में भी यही पॉइंट था। क्या बोल रहा है ये पॉइंट? जब सीवीडी लगती है तो उसको हैंडल करने के लिए जो कस्टम्स एक्ट 1962 के प्रोविजंस, रेगुलेशंस, रूल्स है जो अप्लाई होते हैं बीसीडी पर, वही सीवीडी पर भी अप्लाई होंगे। ठीक है, चीज पहले भी बताई थी, वापस यहीं भी वही डिट्टो, वर्ड टू वर्ड इट्स सेम। देखो मैं रीड कर लेता हूं क्या लिखा है। द प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 एंड ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, मतलब क्या क्या चीजें आ गई इसमें, रिलेटिंग टू व्हाट, डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी, असेसमेंट, नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी, रिफंड्स, एग्जेम्पशंस, इंटरेस्ट, रिकवरी, अपील्स, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, ये सारी चीजें आ गई। इनसे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस कहां दिए गए सर? कहां पे दिए गए? कस्टम्स एक्ट 1962 में। वो अप्लाई होंगे किसको? इस ड्यूटी को भी। कौन सी ड्यूटी? काउंटर बिलिंग ड्यूटी को। समझ में आ रहा है? एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू ड्यूटीज लेविएबल अंडर दैट एक्ट, मतलब बीसीडी जैसे उस एक्ट में अप्लाई होती है, राइट? सो दैट्स इट। और इसके साथ अपना पॉइंट नंबर 7.12 भी कंप्लीट होता है। अब देखो हर पॉइंट बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, हर टॉपिक समझाया है, लॉजिकली समझाया है। करना आपको एक ही काम है, सुन लिया, समझ लिया, रिवाइज करो। कैसे सर? रिवीजन वीडियो के साथ। फिर सर अगर क्वेश्चन बैंक है इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करो। बस ये चीज और खत्म हो जाएगी, अपनी एकदम टिप पे हो जाएगी। ठीक है, तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।